दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। मुग़ल शासकों में अकबर ही एक ऐसे बादशाह हुए जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। शहंशाह अकबर ने ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके प्रशंसक बने। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट, सिंध के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ होता है महान या बड़ा। ऐसी किंवदंती है कि भारत की जनता ने उन्हें उनके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया था। शहंशाह अकबर के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत अकबरनामा है, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी इसी अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, जिससे अकबर के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। अकबर के बाल्यावस्था के वर्ष भारी अस्थिरता में बीते थे, जिसके कारण उनकी शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं हो पाया था। उन्होंने केवल सैन्य शिक्षा ली थी। अकबर के शिक्षक पीर मोहम्मद, अब्दुल लतीफ़ ईरानी और बैरम खां थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में अकबर को बादशाह बनना पड़ा, क्योंकि उनके पिता हुमायूं की मृत्यु छत से गिरने के कारण अचानक हो गई थी। उस समय अकबर पंजाब में थे। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां द्वारा कालानौर, पंजाब नामक स्थान पर किया गया था। अकबर को शहंशाह की उपाधि दी गई और बैरम खां को वजीर प्रधानमंत्री बनाया गया। अब चूंकि वे 14 वर्ष की आयु में ही बादशाह बने, इसलिए वजीर बैरम खां ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा। बैरम खां के सलाह से ही अकबर अपना शासन उस समय चलाते थे और प्यार से उन्हें खान बाबा कहकर बुलाते थे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार अकबर ने दिल्ली की गद्दी हासिल की। अकबर जब पंजाब में ही थे, तब उन्हें पता चला कि सूर वंश के शासक आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया है। हेमू मध्यकालीन भारत के एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने सूबेदार तारदी बेग को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया। इस अवसर पर हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि मिली और 6 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को भारत का महाराजा घोषित कर दिया। महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य उनका पूरा नाम था। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले हेमू 14वें शासक हुए। जब अकबर को दिल्ली की पराजय का समाचार मिला, तो उन्होंने तुरंत ही बैरम खां से परामर्श कर दिल्ली की तरफ कूच करने का इरादा बना लिया। अकबर और हेमू की सेना के बीच पानीपत में युद्ध हुआ, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। हेमू की सेना बहुत बड़ी थी और अकबर की सेना संख्या में कम थी। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि हेमू की विजय इस युद्ध में निश्चित थी, पर उनकी आंख में तीर लग गई और सेना में अफरा तफरी मच गई। हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खां ने अकबर को हेमू का शीश काटने को कहा, पर अकबर हिचकिचाए। तब बैरम खां ने हेमू का सर काट दिया। इस प्रकार अब दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हुआ। अकबर 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहे। बैरम खां से अकबर के कई दरबारी और अकबर का लालन पालन करने वाली धायमा माहम अनगा चिढ़ते थे, क्योंकि बैरम खां का प्रभाव शासन पर बहुत अधिक दिखने लगा था। कई मामलों में वो अपनी मनमानी करता था, ऐसा खुद अकबर ने भी महसूस किया था। तो कुछ सरदारों और माहम अनगा ने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया। चूंकि माहम अनगा बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत थी, उसका अपना भी एक पुत्र था आधम खां, जिसे वह मुगल साम्राज्य में ऊंचे पद पर आसीन कराना चाहती थी। बहरहाल अब अकबर भी 18 वर्ष के हो चले थे, तो उन्हें लगा
कि वो अब शासन से संबंधित मामलों में खुद भी स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। बैरम खां किसी अभियान पे गए थे जब उन्हें सूचना मिली कि शहंशाह अकबर ने उन्हें मक्का जाने का आदेश दिया है। बैरम खां ने आदेश मान लिया और मक्का के रास्ते चल पड़ा, पर मार्ग में मुगल सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और अकबर के सैनिकों तथा बैरम खां के बीच युद्ध हुआ, जिसे तिलवाड़ा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बैरम खां की पराजय हुई। उसके समक्ष 3 विकल्प रखे गए थे कि उसे सूबेदार बना दिया जाए, प्रमुख सुरक्षा परामर्शदाता बनाया जाए, या फिर वो मक्का चला जाए और आजीवन वहीं पर रहे। अब बैरम खां वजीर जैसे प्रभावशाली पद पर रह चुका था, इसलिए उसने शुरू के 2 विकल्पों को छोड़कर मक्का जाने का निर्णय ले लिया। 31 जनवरी 1560 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक अफगानी युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। उसकी हत्या के कुछ समय बाद अकबर ने उसकी पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया, ताकि बैरम खां की हत्या में जिन लोगों का भी हाथ है वो कहीं बैरम खां की पत्नी और बेटे को भी नुकसान ना पहुंचाएं। अकबर ये नहीं चाहते थे कि उनके संरक्षक के घर वालों को दर बदर भटकना पड़े। बैरम खां के पुत्र अब्दुर रहीम खाने खाना का भी उन्होंने पालन पोषण किया और उन्हें खान ने खाना कहकर संबोधित करते थे। बाद में यही अब्दुर रहीम अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुए थे। अब बात करते हैं कि पर्दा शासन क्या था। तो 1560 से 1562-64 तक का शासनकाल पर्दा या पेटीकोट शासन कहलाता है। इसका कारण है कि इस काल में अकबर के शासन पर स्त्रियों का प्रभाव देखने को मिलता है। अकबर की धाय माँ महामनगा वजीरे आलिया बन जाती है। प्रशासन से संबंधित मामलों में वो अकबर को परामर्श देती थी। महामनगा के अलावा अकबर की अपनी माँ हमीदा बेगम और अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम, जीजी अनगा और सलीमा बेगम वगैरह से भी अकबर उनकी राय लिया करते थे। अर्थात हरम दल का प्रभाव हमें उस समय के शासन पर देखने को मिलता है। माहम अनगा के पुत्र आधम खां ने मालवा को लूटा 1561-62 में और लूट का अधिकांश हिस्सा अपने पास रख लिया। कुछ हिस्सा ही उसने शाही खजाने में जमा किया। ये बात अकबर के अतालिक संरक्षक अदगा खां को पता चली, तो उन्होंने कठोर शब्दों में आधम खां को हिसाब देने को कहा था। ये बात जब अकबर को पता चली तो उन्होंने आधम खां से मालवा का सूबा वापस ले लिया। तब आधम खां ने अदगा खां की हत्या कर दी और फिर अकबर को मारने की साजिश रची, तो अकबर ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। पुत्र के शोक में माहम अनगा की भी मृत्यु हो गई और इसके उपरांत 1564 तक पर्दा शासन का पूर्णतः अंत हो गया। अब बात करते हैं कि किस प्रकार अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा को जीता। आधम खां ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। 1561 में ही चुनार पर भी अकबर का अधिकार हो गया था। आसफ खां ने किले को जीता था। आमेर पर अकबर का अधिकार 1562 में हुआ था। आमेर के राजा भारमल, जिन्हें बिहारी मल भी कहा जाता है, उन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया, अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह अकबर से कराकर। इस विवाह के बाद भारमल के पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह अकबर के दरबार का हिस्सा बन जाते हैं और भारमल को भी अकबर अपना मनसबदार बना लेते हैं। 1564 में ही गोंडवाना किले पर मुगलों का अधिकार हो गया था। गोंडवाना की रानी दुर्गावती थी, जो अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के तौर पर बहुत ही कुशलतापूर्वक शासन संभाल रही थी। मुगलों के आक्रमण का वो डटकर सामना करती रहीं, पर युद्ध में घायल होने के बाद उन्होंने स्वयं मृत्यु का वरण कर लिया। इसके बाद गोंडवाना किला अकबर के साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। अब बात करते हैं मेवाड़ पे अकबर के अधिकार की। चित्तौड़ के शासक उदय सिंह थे जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह को जब लगता है
कि अकबर की विशाल सेना और आधुनिक हथियारों के सामने ज़्यादा देर तक उनकी सेना नहीं टिक पाएगी, तो वे पहाड़ियों में गुप्त स्थान पर चले जाते हैं। किले पर अकबर का अधिकार हो जाता है और भीषण रक्तपात होता है। स्त्रियां जौहर कर लेती हैं और एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1572 में उदय सिंह के पुत्र राणा प्रताप शासक बनते हैं और उन्होंने पुनः किले पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद 1576 में इतिहास का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर के तरफ से मान सिंह और आसफ खां युद्ध का संचालन कर रहे थे और दूसरी ओर महाराणा प्रताप और उनके सेनापति हकीम खां थे। इस युद्ध के लिए महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। दरअसल इस युद्ध में उनके पास मुगलों की तुलना में आधे सिपाही थे और साथ ही मुगलों के समान आधुनिक हथियार भी नहीं थे, लेकिन वे डटे रहे और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए अपनी युद्ध नीति से। लेकिन युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो गए तो उनका घोड़ा चेतक उन्हें वहां से लेकर निकल गया और सकुशल पहुंचाकर ही चैन लिया। हालांकि बाद में चेतक की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोगुंडा, कुंभलगढ़ जहां राणा प्रताप का जन्म हुआ था और उदयपुर, मेड़ता, रणथंभौर पर मुगलों का कब्जा हो गया। महाराणा प्रताप उस समय पीछे जरूर हटे थे, पर उन्होंने मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे। वे फिर से अपनी शक्ति जुटाने में लग गए और आजीवन मुगलों से मुठभेड़ करते ही रहे। 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह राजा बने। तब तक महाराणा प्रताप ने अपने साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा जीत लिया था। उनके जीवित रहते कभी भी अकबर चित्तौड़ पर पूरी तरह से अपना कब्जा नहीं कर पाए थे। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात पर आक्रमण किया था और सूरत को जीत लिया। जैसे ही अकबर गुजरात विजय कर वापस लौटने लगे, तब गुजरात में फिर से विद्रोह हो गया और अकबर बड़ी तेजी से वापस गए, गुजरात फिर से पहुंचे और विद्रोह को खत्म किए। 1573 ईस्वी में इसी समय पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। 1574-76 में बिहार बंगाल में दाऊद खां नामक व्यक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अकबर ने मुनीम खां को भेजकर बाद में स्वयं आकर बिहार बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके अलावा पश्चिमोत्तर भारत में, जो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार और पूर्वी भारत में उड़ीसा आदि पर भी विजय प्राप्त किए। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अकबर ने दक्षिण भारत पर भी अधिकार स्थापित किया था। सबसे पहले उन्होंने खानदेश को जीता। इसके अलावा अहमदनगर, जिसका नेतृत्व चांद बीबी कर रही थी, उसको जीता। फिर दौलताबाद और असीरगढ़ जो था वो उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर उन्होंने आक्रमण किया था और यह काफ़ी धन धान्य से परिपूर्ण समृद्ध क्षेत्र था। इस युद्ध में भी विजय अकबर की ही हुई थी। अक्टूबर 1605 में शहंशाह अकबर की मृत्यु हो गई और आगरा के पास सिकंदरा में उन्हें दफना दिया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों की, प्रमुख निर्माण की, उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों की और दीने इलाही धर्म की बात भी हम करेंगे। साथ ही संगीत और कला के प्रति उनके रुझान की भी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।